Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is board questions for especially class 10th. तो आज इस सीरीज़ में हम एक बार फिर बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के लिए। आइए फिर शुरू करते हैं इस सीरीज़ के अगले पार्ट को। और इसकी बिगिनिंग में हमने कलेक्ट किए हैं कुछ वॉइस और इंटरचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं उनको कि किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में हमें सबसे पहले वर्ब देखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर वर्ब देखी। वर्ब के बाद हमें ये देखना है जहाँ पर किसे या किसको का आंसर आए। और सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं जब हम पूछें कौन। जो हमारा कौन होता है वह सब्जेक्ट होता है। कौन या किसने और किसे और किसको हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो कई बार वर्ब के बाद ये समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हैं। तो आपने अगर सवाल आप करें कि किसे या किसको, तो सामने हमें पता चला कि स्विमिंग है। ही लर्न स्विमिंग डेली। किसको लर्न करता है? स्विमिंग को। तो स्विमिंग क्या है? देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वर्ब है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर नाउन की तरह से काम में लेने को हम जेरेंड कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब आपको किसको का सेंस देने लगे तो वह वर्ब नहीं होती, वह आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है। और वर्ब के बाद आने पर यह ऑब्जेक्ट होगी, तो सब्जेक्ट की जगह पर आप स्विमिंग लगा लेंगे। स्विमिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज आर एम लगाते हैं, तो स्विमिंग सिंगुलर होने की वजह से आप इज लगाएंगे। लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हमेशा पैसिव वॉइस में करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट था ये बिगिनिंग में जा चुका है, तो यहाँ पर डेली बचा। आपने डेली किया और लास्ट में लगाया बाय हिम। इस तरह से आपका ये पहला एग्जाम्पल पैसिव वॉइस के अंदर पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैज़ ही रिटर्न माई बुक को पैसिव वॉइस में हम चेंज करने वाले हैं। इसे देखेंगे कि हम किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपने फिर एक बार सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, और वर्ब को आइडेंटिफाई करने में आपको वर्ब के बाद मिलने वाला जो पहला नाउन या प्रोनाउन है उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो माय ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो आपको बुक मिला। तो वर्ब के बाद जहाँ पर आपको पहला नाउन या प्रोनाउन मिले से ले करके वर्ब के बीच में जितने वर्ड्स आते हैं फिर वो उस नाउन के साथ आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माई बुक पूरी तरह से सब्जेक्ट की जगह पर आकर लगेगा। इट मीन्स जो वर्ड ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है वह सब्जेक्ट पर पहुंच जाता है। पैसिव वॉइस में ये समझना बिल्कुल गलत होगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा बिगिनिंग में ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, चाहे वह बिगिनिंग में रखा हो, 2 नंबर पर रखा हो, 3 नंबर पर रखा हो। तो ये 3rd नंबर पर था, 1 2 3, तो यहाँ पर आया ही, तो आपने कर देना है क्या? माई बुक। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही की जगह रखा रहने देते हैं। ये जो आपका हैज़ आया था ये इस वर्ड ही जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पर रखा था के अनुसार आया था। आपकी जो माई बुक है वो ही की जगह पर रिप्लेस की जा चुकी है, तो इसके लिए भी हैज़ ही आएगा। और जब आप रिटर्न वर्ब लगाएंगे तो रिटर्न वर्ब से पहले आपको यहाँ एडिशनल बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैज़ के साथ पैसिव वॉइस में आपने बीन लगाना होता है। तो हाउ हैज़ माई बुक बीन रिटर्न, और उसके बाद आप बाय लगाएंगे, और बाय के बाद जो आपका सब्जेक्ट था ये आपका लास्ट में हिम के रूप में आ जाएगा। हु ब्रोक द जग, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई आपने किया कि आपकी जो वर्ब है वो ब्रोक है, और ब्रोक के बाद आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दिया वो जग है, इसके साथ दा भी एडिड है। और कौन या किसने, अब की बार कौन या किसने का जो आंसर था वो खुद कौन ही है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर कौन का कोई आंसर नहीं है। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आपकी हो गई वर्ब। तो आप जानते हैं
अगर आपका सब्जेक्ट ही होता है तो आप हिम करते थे, शी होता है तो हर करते थे। वैसे ही अगर आपका हु सब्जेक्ट है तो आप हुम कर लेते थे, और हुम जब आपका ऑब्जेक्ट होता था और बिगिनिंग में लाना होता था हु करते थे। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन है। ही का हिम करते हैं ऑब्जेक्ट पर और हिम का ही सब्जेक्ट पर करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको रफ बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये बाद में जाकर के क्या बन जाएगा, बाय होम। द जग किस जगह पर आ गया, हु की जगह पर, क्या हो गया, द जग। अब यहाँ पर द जग है, ये पहले आ गया, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, वाज ब्रोकन। तो क्या हुआ, द जग वॉज ब्रोकन बाय हुम। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि हुम जो है क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड कभी भी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस हम नहीं लगाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरी में बाय हुम को पहले लाना पड़ेगा। ये वे रॉन्ग है, और आप लिखेंगे बाय हुम। जब आपने बाय हुम पहले ले लिया, जग आपका लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन वर्ड के साथ आपका जो वॉज है भी पहले आ जाएगा। बाय होम वॉज द जग ब्रोकन। तो ये बाय होम यहाँ से हट गया, हटने के बाद ये बिगिनिंग में आया, और जब क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग में आया तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब भी पहले लाना पड़ा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो गया बाय होम वॉज द जग ब्रोकन। तो ये आपका आंसर आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ही सेटिस्फाइड मी नाउ। तो इसमें फिर आप वर्ब को सर्च कीजिए। वर्ब को सर्च करने पर आपको मिलता है यहाँ पर कि वर्ब आपकी सेटिस्फाइड हुई, ऑब्जेक्ट आपका मी हुआ और सब्जेक्ट ही हुआ। तो मी को आप कहाँ पर लेकर के आएंगे, मी को आप लेकर के आएंगे आई बना करके बिगिनिंग में, और सेकंड फॉर्म जिसके अंदर आती है, सेकंड फॉर्म वालों के अंदर आप वाज वर अपने पास से लगाते हैं, एस ई एस, और फर्स्ट फॉर्म वालों में आप इज आर एम आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई वॉज। यहाँ पर आपकी वर्ब है सेटिस्फाइड, इसको आप सेकंड फॉर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन ये जो है आपकी सेटिस्फाइड ही रहेगी, क्योंकि सेटिस्फाइड सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी। जितना बचा उतना आपने सारा कॉपी कर लिया और लास्ट में लिखा बाय हिम। अब हमें एक ख़ास बात ये याद रखनी है कि अगर वर्ब सेटिस्फाइड हमारे पास आ जाती है तो हम कभी भी बाय नहीं लगाते, हम विद लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आई वॉज सेटिस्फाइड नाउ बाय हिम। तो बाय हिम की जगह पर हमने क्या किया, बाय हिम की जगह पर हमने किया विद हिम। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ आई वॉज सेटिस्फाइड नाउ, बाय की जगह हमने विद लगाना है, विद हिम। जब भी आप सेटिस्फाइड लगाते हैं तो आप ये याद रखना है आपको, सेटिस्फाई के साथ आप विद लगाते हैं। ऐसे ही अगर आपका कवर्ड वर्ब आ जाए उसके साथ भी आप विद लगाते हैं, और अगर आपको वर्ब अलार्म्ड दे रखी है तो आप उसके साथ एट लगाते हैं। तो आपने इन वर्ब्स को लर्न कर लेना है, और इन वर्ब्स के साथ ये सर्टेन प्रेपोजिशन ही लगाने हैं, आपको बाय नहीं लगाना है। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू नो मी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आई है, हमारे पास वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को आई बना करके हम पहले लेकर के आएंगे, और इसके लिए क्या करेंगे कि एम हम लगाएंगे। तो एम आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉन, क्योंकि नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। आई एम नॉन। अब पैसिव वॉइस में ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिशन बाय लगाने का है, माना कि बाय लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि नो के बाद आपको टू लगाना है। जिस तरह से आपने ये वर्ड याद किए थे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नॉन आने पर आपको बाय की जगह पर टू लगाना होता है। तो
एम आई नॉन टू यू, तो ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो गया, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब नो लगी थी। तो आप इनको जो है कॉपी कर लें और इन रूल्स को अच्छे से याद कर लें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट नरेशन दी गई है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो यहाँ पर हमने वेरियस टाइप्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहले हमने बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देखेंगे कि जब आपको बाहर सैड दिया गया होता है और अंदर असर्टिव सेंटेंस दिया गया होता है तो आप सैड को सैड ही रहने देते हैं जब तक कि टू नहीं होता, और जब टू होता है तो आप उसको टोल्ड में बदल देते हैं। जबकि असर्टिव से अलग अगर इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है तो आपने सैड को जिस भी तरह से बदलना होता है आप बदल सकते हैं। यहाँ पर असर्टिव है इसलिए आपने इसको शी सैड ही रखना है, शी सैड। अब यहाँ पर दैट किया, बहुत सिंपल है। मोहित नाउन है तो मोहित अपनी जगह पर एज इट इज़ वर्ड रहा, और इसके बाद आप डस को क्या करते हैं, आप डिड कर देते हैं, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट में आप प्रेजेंट इनडेफिनिट को पास्ट इनडेफिनिट में बदल देते हैं। और आपकी जो वर्ब है शूट रही द बर्ड्स, तो इसमें बहुत आसान रूल रहा और ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ चिल्ड्रन। इस तरह से एक बात कही, यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम किसी को कर्स करें या ब्लेस करें, अभिशाप दें, या हम उसको आशीर्वाद दें। तो यहाँ पर दुआ दी गई है कि लंबी आयु हो, लंबा जीवन हो। तो यहाँ पर कॉमा के बाद जब भी आपको कोई नाउन दिया गया होता है तो आप उसको सैड के बाद ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा दे सैड टू द चिल्ड्रन। द आपको लगाना पड़ेगा कॉमा से बाहर चिल्ड्रन को लाने पर। तो आपका यहाँ पर टोल्ड की जगह पर विज्ड आप लगाएंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप विज्ड लगाते हैं। दे विज्ड द चिल्ड्रन, दे विज्ड द चिल्ड्रन। यहाँ पर आप दैट लगाएंगे और आज नहीं लगाएंगे। यही मैं इंटरोगेटिव का भी वर्क कर सकता था। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद इंटरोगेटिव के लिए वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना आपका ज़रूरी था। तो दे विश द चिल्ड्रन दैट। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट पर है, तो चिल्ड्रन के पास आएगा तो आप लिख देंगे दैट दे, और मे का आप माइट कर देंगे। ठीक है, लिव अ लॉन्ग लाइफ, लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो आपको ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो स्पीकर है पीछे लिखा है शिवालिक, तो शिवालिक को हम पहले लाए। यहाँ पर अब की बार मे है, मे के आगे क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव हुआ। यहाँ मे के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था तो विज्ड में ले गए ऑप्टेटिव होने पर, तो यहाँ हो जाएगा शिवालिक आस्क्ड, शिवालिक आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, शिवालिक आस्क्ड रेस्पेक्टफुली इफ ही, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, शिवालिक के पास आया, इफ ही माइट कम इन। तो यहाँ पर जो हमने ये एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल लिया तो इनमें मे के जो डिफरेंसेस हैं उनको काउंट कराने के लिए लिया कि मे के बाद अगर आगे क्वेश्चन मार्क है तो आप उसको इंटरोगेटिव में आस लेकर यूज़ करेंगे, और अगर आगे जो है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो वो ऑप्टेटिव में चला जाएगा और आप यहाँ पर क्या करेंगे, विज्ड का यूज़ करके अपना आंसर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि प्लीज़ हमें दिया हुआ है, प्लीज़ डू नॉट शाउट हियर सेड अनु। तो स्पीकर को हम क्या करेंगे, फिर स्पीकर को पहले लेकर के आएंगे, और यहाँ पर अब की बार इम्पेरेटिव मूड है तो हम लिखेंगे अनु रिक्वेस्टेड
जब हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो केवल जब लगाते हैं जब हमें प्लीज़ मिल जाए, और प्लीज़ को हटा दिया जाता है और प्लीज़ की जगह सेड पर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है, और डू नॉट आने पर आप नॉट टू करते हैं और सीधा आगे जोड़ देते हैं शाउट, और हियर का हो जाता है देयर। तो एडवर्ब में ये चेंज किया। तो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट आंसर निकल करके आया। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको दिया है अलास। अलास का मतलब होता है अफसोस, दुख को शो करते हैं आप एक ही वर्ड में, आई एम अनडन। जब इस तरह से आपका अपोस्ट्रोफी लगा हो तो कोई एक लेटर मिसिंग होता है, तो आई एम अनडन यानी मैं बर्बाद हो गया, कुछ ऐसा मीनिंग। सेड द चाइल्ड, आप स्पीकर को फिर पहले लेकर के आएंगे, आप लिखेंगे द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड with sorrow that he was undone। इसमें जितने भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कहीं पर कोई अटकल है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया दैट ही वॉज अनडन। तो इस तरह से वेरियस टाइप्स का वेरियस टाइप्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए जो कि आपको अलग अलग तौर पर बहुत काम आने वाले हैं। इन सब को आप इतनी बार रिवाइज करेंगे कि आपको अच्छे से याद हो जाएं। अब हम क्वेश्चन को बदलते हैं और एक नई तरह के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ वर्ब चुनी हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लेकर के कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जब हमें ब्लैंक्स के अंदर वर्ब फिलिंग करना होता है तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, और एक जैसी स्पेलिंग्स होते हुए भी उनकी जो मीनिंग्स हैं उनके साउंड के अकॉर्डिंग कई बार बदल जाती हैं। कई बार साउंड भी एक होता है लेकिन मीनिंग बदल जाता है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं और जो देखने में एक जैसी लगती हैं और उनमें कहाँ कहाँ डिफरेंस होता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे। इसमें लाई का मतलब एक तो होता है झूठ बोलना। फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और एक लाई होता है, लाई का मतलब होता है पड़े रहना। अब देखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन जब आप इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म करते हैं तो बहुत मेजर चेंजेस देखने में आते हैं। अगर झूठ बोलना है तो आपकी वर्ब होती है लाइड एंड लाइड, और अगर पड़े रहने की होती है तो ले एंड लेन, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ले रखने के सेंस में है, रखना, ले जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बाउल्स हैं, बुक्स हैं, कुछ भी आपको टेबल पर लगाना है, रखने का सेंस है, तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं ले को। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ले है ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ले फर्स्ट फॉर्म है। तो ले फर्स्ट फॉर्म जब होती है जब आप पॉजिटिवली रखने के सेंस में यूज़ करते हैं, और लाई आपकी फर्स्ट फॉर्म है। और पड़ा रहना मीन्स अनकेयर्ड, जब आप अनकेयर्ड एक नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं तो ले का यूज़ करते हैं। तो ले रखना, इसकी सेकंड फॉर्म लेड, इसका मतलब नींव रखना भी होता है। नींव रखना, फाउंडेशन रखना, किसी इमारत की, किसी बिल्डिंग की, किसी क्रांति की बुनियाद रखना, तो वहाँ ये यूज़ किया जाता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना और फैलना दोनों ही होते हैं। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वह स्प्रेड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी आपकी स्प्रेड होती है, स्प्रेडेड नहीं होती। बच्चे स्टूडेंट्स जल्दी में इसको गलत फहमी में ईडी और लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये तीनों जगह पर एक जैसी स्पेलिंग और एक जैसा ही साउंड रखती है। शूट का मतलब होता है गोली चलाना। तो यहाँ पर अगर हम किसी के मरने, हत्या की बात करें तो हम कहेंगे कि ही वॉज शॉट आउट। और अगर हम केवल निशाना लेकर के गोली चलाने की बात करें तो हम कहते हैं
शूट एट हिम, यानी जो हमारा टारगेट है उस पर शूट करना, बट मरना यहाँ कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल किलिंग है तो वहाँ पर एट यूज़ नहीं किया जाता है। और कुछ भी हो, इसकी जब हमारी सेकंड फॉर्म आती है तो उसमें से एक ओ कम हो जाता है और थर्ड फॉर्म में भी एक ओ कम हो जाता है, तो शूट, शॉट, शॉट ये हो जाती है। तो ये वर्ब्स हमने एक बहुत कम वर्ड्स को यहाँ पर चुना है वर्ब के, और लेकिन ये वर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है और वह है आई हैव अ ब्लैक बर्ड इन द केज। तो ब्लैक बर्ड केज में है, तो इसमें हर वर्ड को हम देखेंगे कि एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या पढ़ता है, ये क्या होता है। इसके अंदर जो आई है ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में आई, माय, माइन, मी से लेकर के इट, इट्स, इट तक सारे वर्ड्स आते हैं, ये आपको लर्न करना है। हैव यहाँ पर अकेला आया है तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब। अगर इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती, प्रिंसिपल वर्ब। ए आर्टिकल, अगर आर्टिकल को भी आप क्लासीफाई करें तो ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल द होता है। अगर हम यहाँ पर द को कहें तो डेफिनिट आर्टिकल है, ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, बट अपने आप में आर्टिकल है। ब्लैक, ब्लैक बता रहा है किसी नाउन को, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। और बर्ड क्या है, ये नाउन है। नाउन का कौन सा टाइप, नाउन का कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन वे होते हैं जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा इन क्या है, तो इन प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसको यहाँ पर कैपिटल लेटर में हम इसको बना लेते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो कौन का आंसर होता है, जो आपका कौन का आंसर होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जो किसे का आंसर होता है, किसे या किसको, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई हैव अ ब्लैक बर्ड, तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, आई, और ब्लैक बर्ड केवल ब्लैक नहीं, क्योंकि बर्ड की विशेषता ब्लैक के रूप में दिखाई जा रही है, इसलिए ब्लैक बर्ड जो है आपका पूरा दो वर्ड्स ये आपके ऑब्जेक्ट होंगे। और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब वाई, वेयर, व्हेन, हाउ के आंसर्स देते हैं, तो ये कहाँ का आंसर दे रहा है, कहाँ, तो कहाँ का अगर एक वर्ड में आंसर है तो एडवर्ब है, और एक से ज़्यादा वर्ड्स में आंसर है तो आपका फ्रेज होता है। तो क्या हो गया, इन द केज। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के ये सारे क्वेश्चंस अभी पूरे हुए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह से अपने प्रैक्टिस सेट्स को जारी रखने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।